हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। पिछले वीडियो में हमने देखा बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के बारे में समझा। आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि हमारा पहला पेपर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसका मॉड्यूल ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका जो हमारा टॉपिक है रिटेल बैंकिंग, होलसेल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, एडीआर, जीडीआर एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप अपने फादर से या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके ज़माने में बैंकिंग कैसी होती थी, तो आपको एक ही जवाब देंगे, बहुत ख़राब। अनलेस वो खुद बैंक मैनेजर हो तो वो बोलेंगे बहुत अच्छी बैंकिंग। बिकॉज उस समय क्या होता था, बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड थी। तब लाइसेंस राज चलता था। तब ये होता था कि पूरा डिस्क्रिप्शन बैंक्स के ऊपर था, वो किसको पैसा देना चाहते हैं, कहाँ पैसा रोटेट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वो उन्हीं लोगों को पैसा देते थे जहाँ उन्हें पता होता था कि यार ये पैसा ईजिली हमें वापस मिल जाएगा। फिर उन पे इतने ज़्यादा चेक्स भी नहीं थे, तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते थे। अब इसके कारण क्या होता था कि पैसे की जो जेन्युइन ज़रूरत है जो लोगों को होती थी, वो पैसा उनको मिल नहीं पाता था। 1991 के बाद जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए, अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में गूगल जरूर करिएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ग्रेजुअली बैंक्स को डीरेगुलेट करना चालू कर दिया गया। ये चालू कर दिया गया कि एक कॉमन बैंक के लिए भी बैंकिंग आसान हो जाए, वो भी बैंकिंग के जो एम्बिट में है, बैंकिंग के ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसकी एंट्री हो पाए। तो लाइसेंस राज को खत्म किया गया। इंक्रीज, अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये वाला रिफॉर्म हुआ, लोगों की सैलरीज बढ़ी, नए नए प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आए, इंडियन मार्केट, इंडियन कंपनीज ने भी नई नई चीजें लाना चालू की, लोगों को सैलरीज एक्स्ट्रा मिलना चालू हो गई, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, ज्यादा पैसा उनके पास आ गया टू स्पेंड ऑन दीज प्रोडक्ट्स। इसके कारण इंक्रीज डिमांड हो गई बैंकिंग सर्विसेज की। अब भाई अगर आपके पास पहले सिर्फ 1,000 रुपए थे या 10,000 रुपए थे, तो आप सोचते थे कि यार मोबाइल खरीदूंगा तो मैक्स टू मैक्स 15 या 20,000 का ही खरीदता हूं। अब आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको लगता है कि यार अब तो मैं कोई भी मोबाइल खरीद सकता हूं, तो 1 लाख है तो मैं 1,50 का कोई और बहुत अच्छा मोबाइल क्यों ना खरीदूं। तो देन यू वुड वांट कि हाँ यार मेरे पास कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो मुझे ऑफर करे कि 1 लाख रुपए दिखा के मैं उससे 50,000 और एक्स्ट्रा ले पाऊं एंड उसकी ईएमआई दे पाऊं। इसी तरीके से यहां पर बैंकिंग की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो बैंकिंग सेक्टर को फाइनली एक्सेसिबल बना दिया गया है कॉमन मैन के लिए। अब एक कॉमन मैन के लिए जो एक बैंकिंग से जो एक लेन देन होता है, जो वास्ता होता है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर सबसेट के अंदर आता है बैंकिंग के। वो कहलाता है रिटेल बैंकिंग, विच इज बैंकिंग बिजनेस विद इंडिविजुअल कस्टमर। आप और मैं, अगर अब तो हम बैंकर्स हैं, लेकिन अगर आप और मैं ऐसे कस्टमर की तरह किसी भी बैंक को अप्रोच करें, दूसरे बैंक में जाए, तो हमारे लिए जो बैंकिंग सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं वो सब कुछ रिटेल बैंकिंग में आती हैं। ये एक बैंक का सेगमेंटेशन है ऑफ द इंडिविजुअल्स एज ए सेपरेट कस्टमर बेस। क्योंकि देखिए, अब एक कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी या एक कोई बड़ी एंटिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगी एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट में। इंडिविजुअल में भी सब सेगमेंटेशन होता है कि एक सैलरीड पर्सनल होगा और एक बिजनेस पर्सनल होगा, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होंगी उसलिए। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए ये सेगमेंटेशन किया गया रिटेल बैंकिंग का। द नीड्स आर एड्रेस्ड बोथ एट द एसेट साइड एज वेल एज द लाइबिलिटी साइड। अब भाई एसेट साइड किसका? बैंक के एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है। बैंक की लाइबिलिटी क्या है बताइए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जो हमारा एनडीटीएल था, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो पैसा एक कस्टमर ने डिपॉजिट किया है और पैसा डिपॉजिट करने की सर्विसेज चाहता है, तो वो ऑफर भी बैंक्स उनको ऑफर करते हैं सर्विसेज। एंड अगर वो कोई तरीके का लोन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये लोन हमें मिले, हम ये लोन ले लें, हमें घर खरीदना है, हमें आगे पढ़ने के लिए जाना है, तो उस टाइप की लोन रिलेटेड की भी जो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं, उस सर्विसेज को भी हैंडल किया जा सके। अब जो एसेट्स हैं यहां पर वो होते हैं HPEV। H आपका हो गया HPE एंड V, हाउसिंग, पर्सनल, एजुकेशन एंड व्हीकल। इसको आप HPEV से याद रख सकते हैं। ये हमारे मेन एसेट्स होते हैं, मेन जो मेजर लोन्स होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट लोन हो सकते हैं, बट दे मेक ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एसेट्स। और लाइबिलिटीज होती हैं, वो होती हैं हमारी करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, और जो डिपॉजिट्स हो गए, जो टाइम लाइबिलिटीज हमारी हो गई, जैसे कि हमारा FD हो गया, हमारा RD हो गया, या इसका ही कोई और दूसरा फॉर्मेट हो गया। अब हमारा जो 3 बेसिक फीचर है रिटेल बैंकिंग के, सबसे पहला और सबसे जरूरी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। भाई अब जैसा कि हमने बात किया, अब लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उनको प्रोडक्ट डिफरेंट चाहिए होंगे। तो प्रोडक्ट डिफरेंट चाहिए, तो एक बैंक के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए ऑफर करने के लिए। एक सिंपल सा सेविंग अकाउंट ही मान लीजिए, उसमें भी बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं।
अगर आप बहुत टेक सेवी हैं और आप ब्रांच जाना पसंद नहीं करते, आपको लगता है कि ये टोटली टाइम वेस्ट है और इस डिजिटल एज में सारी चीजें ऑनलाइन ही हैंडल होनी चाहिए, तो आपके लिए एक ऐसा अकाउंट बैंक लेके आएगा जहां पर आपके सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैंडल होंगे। यू डू नॉट इवन नीड टू विजिट द ब्रांच वंस। आपका अकाउंट खुलने से लेकर अकाउंट क्लोज होने तक सारे लोन के अप्रूवल सब कुछ ऑनलाइन हैंडल हो जाएंगे। उसकी कुछ सर्टेन लिमिट्स रहेंगी, बट वो एक उसका सेगमेंटेशन कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी पेंशनर को देखेंगे, आप किसी एजेड इंसान को देखेंगे, वो बैंक आके ही अपने ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। उनको ऑनलाइन चीजों पे भरोसा नहीं है, उनको पासबुक में चाहिए। पासबुक उनकी प्रिंट पे जो लिखा हुआ आएगा, अगर वो गलत भी प्रिंट हो जाए तो वो उसको ही मानेंगे। वो आप ऑनलाइन उनको सिस्टम में कुछ भी दिखा दें, आप उनको मोबाइल में कुछ भी दिखा दें, तो वो सिर्फ उस पासबुक को ही मानेंगे। इस टाइप के कस्टमर्स के लिए एक दूसरे टाइप के बैंक के प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर आप उनको इंटरनेट वाले प्रोडक्ट दे देंगे तो आपकी बैंकिंग के पूरे अंदर आने की जगह बैंकिंग पूरे उससे ही बाहर हो जाएंगे, सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे। वैसे ही मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई किसी को ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, अगर ब्रांच नहीं कोई गांव वाला है तो वो गांव वाला कियोस्क से डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता है। उसका जो छोटा मोटा लेन देन करना है वो कियोस्क से, या जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन उनका चैनल हो सकता है। कोई टेक सेवी है तो उसके लिए जो डिजिटल मीडिया हो गया या सोशल मीडिया हो गया वो एक चैनल हो सकता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, पहले अगर आपको आपकी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवानी होती थी तो आपको या तो बैंक के ईमेल आईडी पे मेल करना होता था या आपको ब्रांच में जाके मिलना होता था। आज वही सेम कंप्लेंट आप बैंक को भेज सकते हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बैंक की ऐप की कंप्लेंट कर सकते हैं गूगल पे या फिर ऐप स्टोर पे, या फिर आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। ये नया ही तो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है जहां पर आपको ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आपकी कंप्लेंट जल्दी एड्रेस की जाएगी। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी सर्विसेज का कंप्लेंट रेजोल्यूशन भी एक सर्विस ही है। मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेगमेंट के अंदर दूसरा सेगमेंट सेक्शन, जो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स आपके हो गए कि एक नॉर्मल पर्सनल हो गया, अब उसमें भी सैलरीड हो गया, बिजनेस वाला हो गया। सैलरीड में भी मल्टीपल हो गए, गवर्नमेंट से सैलरी आने वाले अलग हो गए, प्राइवेट से सैलरी वाले आने वाले अलग हो गए। प्राइवेट में भी लिस्टेड कंपनी से सैलरी आने वाले अलग हो गए और जो छोटी कंपनी है उनसे सैलरी आने वाले अलग हो गए। तो इस तरीके के लिए बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स हैं और इन हर ग्रुप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो उन ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स को एक कॉमन मिनिमम एक जो वो रहता है, जो हम फॉर्मेट होता है, उसको लेके आके हम एक स्कीम बनाते हैं सो दैट हम मैक्सिमम लोगों को उस पर्टिकुलर उसमें एड्रेस भी कर पाएं और इनमें जो कॉमन जिन लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम एड्रेस भी कर पाएं। तो वो हो गया मल्टीपल आपका कस्टमर ग्रुप। तो ये 3 मेन फीचर हैं रिटेल बैंकिंग के। अब जो रिटेल के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, लोन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोडक्ट्स। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में आपका रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट आ गया, आरडी अकाउंट आ गया, रिकरिंग डिपॉजिट, जहां आप हर महीने एक सर्टेन सम फॉर 6 मंथ 12 मंथ आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट आ गया, जो आपके करंट अकाउंट्स होते हैं, जो करंट अकाउंट जो बिजनेसेस लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लेन देन होता है, वो हो गए। टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जो आपकी एफडीज होती है उनको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं बिकॉज दे आर इन द बैंक फॉर अ सर्टेन टर्म ऑफ टाइम, टर्म पीरियड इसलिए बोलते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, अब जैसे जिनकी सैलरी आती है उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाता है बैंक में, वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो गए। बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट फॉर द कॉमन बैंक, जिसको हम जनधन अकाउंट भी बोलते हैं। एक ऐसे इंसान के लिए एक बैंक अकाउंट जो बहुत छोटे उसमें डील करता है और अगर क्योंकि वो 2000 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए जो आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज है उतना वो मेंटेन रख ही नहीं सकता, वो तो मैक्सिमम डिपॉजिट रहता है, तो उन लोगों के लिए अकाउंट। अब एक छोटा अकाउंट, जो कई लोग आपके बैंक में आते होंगे ना कि मेरा छोटा खाता खोल दो, स्मॉल अकाउंट, वो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के पास जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी बताते हैं कि आप कौन हो, आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास नहीं है, तो उनका भी अकाउंट कई बार हम उनको बैंक से भगा देते हैं कि अरे ये आधार कार्ड नहीं हो तो अकाउंट ही नहीं खुल सकता, विच इज नॉट ट्रू। हर बैंक का एक स्मॉल अकाउंट होता है, इट इज फॉर दोज पीपल जिन लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, उनको कुछ समय बाद उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है, प्लस उस अकाउंट के एक सर्टेन लिमिट्स होती हैं जो उस अकाउंट पर असाइन कर दी जाती हैं, ये रहता है। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एफडी तरीके की एक स्कीम जो ज्यादा पैसा उनको देती है, जो उनका पीएफ का, पेंशन का एक लमसम पैसा आता है उसको सेव करने के लिए एक ये स्कीम होती है। इसके अलावा रिटेल लोन प्रोडक्ट्स, हमने बात की थी होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन, अगर आपको मान लीजिए टीवी, फ्रिज, एसी खरीदना है उसके लिए जो लोन होता है वो इसमें आता है। पर्सनल लोन फॉर वट एवर यू वांट, जिसके लिए भी आपको लोन चाहिए। क्रेडिट कार्ड, क्रॉप लोन्स, स्मॉल लोन टू लोन्स टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब देखिए, 1 पर्सन जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो प्रोप्राइटरशिप होती है, जैसे कि छोटी सी किराने की दुकान हो गई या थोड़ी बड़ी भी दुकान हो सकती है, ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए जो लोन्स होते हैं, जो एक ही इंसान को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी इसके अंडर ही आएंगे। आप उनको होलसेल बैंकिंग में या डिफरेंट बैंकिंग में नहीं लेंगे, आप उनको रिटेल बैंकिंग के अंडर ही लेंगे। अब बात करते हैं सर्विसेज की, तो रेमिटेंस सर्विस। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा ट्रांसफर करना, जो हम बैंक में ऑफर करते हैं ना सर्विस, एनईएफटी, आरटीजीएस जो हम सर्विस ऑफर करते हैं, वो रेमिटेंस सर्विस कहलाती है।
इसके अलावा हो गया आपकी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेक्स सर्विसेज, जो ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच हमने लास्ट वीडियो में समझा वो क्या होते हैं, वो जो सर्विसेज ऑफर करते हैं। सेफ्टी डिपॉजिट, जो सेफ डिपॉजिट लॉकर्स होते हैं, लॉकर में जो भी आप स्टोर करते हैं, जो बैंक एक सर्विस ऑफर करता है सेफ्टी की, वो ये सर्विसेज इसके अंडर आती हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज, भाई आप अगर कल को जो भी शेयर मार्केट है उसमें डील करना चाहते हैं तो बैंक के थ्रू अगर डील करते हैं तो जो सर्विसेज होती हैं, जो डिपॉजिटरी बैकएंड डिपॉजिटरीज होती हैं, उनके साथ जो बैंक वो करता है, लेन देन करता है, और आपका फ्रंट सिर्फ बैंक होता है, तो वो सर्विसेज इसके अंडर आती हैं। बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, आजकल बैंक में इंश्योरेंस बेचने का बहुत प्रेशर होता है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ऑफर करने का बहुत प्रेशर होता है। ये जो टर्म है कि बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस, एक कॉमन उसमें आपको जो ऑफर किया जाता है कस्टमर को, वो बैंक इंश्योरेंस के अंडर आता है। वो भी एक रिटेल सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करता है। डेट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, कहीं भी आपको अगर शेयर मार्केट में या ओवरऑल आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे म्यूचुअल फंड में करना हो, डायरेक्ट इक्विटी में करना हो, अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो वो सर्विस भी आपको रिटेल बैंकिंग के अंदर ऑफर की जाती है। अब आते हैं रिटेल बैंकिंग, तो हमने समझ लिया। अब अगर हमें ऐसी बैंकिंग की सर्विस देखना है जो कि बड़े बड़े एंटिटीज को सर्विस देते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्विस देता है, तो उसको हम होलसेल बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग बिजनेस विद इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंटिटीज, कॉर्पोरेट्स एंड ट्रेडिंग हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके बहुत बड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग। हर बैंक में, चाहे पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हो, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग का विंग होता ही होता है, कमर्शियल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग का विंग होता है, डिपेंडिंग और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा होगा कि 1 करोड़ से ऊपर के जो लोन अकाउंट्स हैं वो आपका एक सर्टेन पर्टिकुलर विंग है वो हैंडल करेगा, बिकॉज वहां एक स्पेशलाइज्ड नीड लगती है। उनका जो लोन का अप्रेजल होता है, लोन को समझना, लोन को रिकमेंड करने से पहले जो लोन की सारी रिक्वायरमेंट चेक करना, वो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है छोटे लोन से। उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी फाइनेंशियल चीजें देखनी होती है, तो वहाँ हमारे कई बैंक के सीएस बैठते हैं, सीएफएस बैठते हैं, वो उसको पूरा एनालिसिस करते हैं, उनका पूरा रिस्क असेसमेंट होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा कुछ क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स, अब देखिए कोई अगर कॉर्पोरेट है, रिलायंस को अगर लोन चाहिए तो हो सकता है कि उनका लोन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है कि डेफिनेटली डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू ए रिटेल कस्टमर। मे बी अगर वो व्हीकल की सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो उस तरीके की सर्विसेज जो भी वो ऑफर करेंगे, उसके लिए अगर उनको लोन चाहिए बैंक से कि हमारे भाई कोई नया एम्प्लॉय आएगा, हम उसको इतना लोन चाहते हैं कि ये हम उनको सीटीसी का पार्ट दें, तो एक स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट हो गई। तो इस तरीके के क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब एकदम से एक इंसान के लिए जो प्रोडक्ट्स बना के रखे गए, उस तरीके के प्रोडक्ट्स वो उनको ऑफर किए जाते हैं। अब इनके कुछ प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल जो नॉर्मल होता है हमारा टर्म लेंडिंग। टर्म लेंडिंग होता है कि लंबे पीरियड के लिए, एक टर्म के लिए उनको हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मान लीजिए उनको सिर्फ 70 या 90 डेज के लिए एडवांस चाहिए, तो उस केस में हम उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई, डे टू डे जो उनकी नीड होगी, पैसे की नीड होगी कि भाई उनको अपना जो छोटे मोटे खर्चे निकालने हैं, जो चीज़ों का पेमेंट करना है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो उसके लिए अगर उनको फाइनेंस चाहिए तो हम वो भी फाइनेंस कर सकते हैं। बिल डिस्काउंटिंग, अब एक ये चीज़ को हम अभी समझ लेते हैं क्योंकि आगे ये बहुत यूज होगा। होता क्या है, एक कंसेप्ट होता है प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। उसमें ये होता है कि अगर कोई इंसान आपको ये बात बोले, जो कि हमने सिलेबस, जो हमने अकाउंट का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तब हमने इसकी बात की थी। कोई इंसान अगर आपको ये बात बोले कि यार मुझसे या तो 1 लाख रुपए आज ले लो, आज मैं आपको दे रहा हूं, या फिर 1 साल बाद आप मेरे से 1,05,000 रुपए ले लेना, तो आप सोचोगे कि यार 1,05,000 1 साल बाद दे रहा है, क्या भरोसा, दे भी नहीं दे, हो सकता है उसका मूड बदल जाए, हो सकता है वो हो जाए, तो हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करे, मे बी दैट पर्सन इज नॉट इन द वर्ल्ड एनी मोर, या फिर वो कोई दूसरी कंट्री में चला जाए, तो मेरे तो चले जाएंगे। तो आप बोलोगे कि 1 लाख रुपए मुझे आज दे दो, ये है। या फिर कल को आपको एक पर्सन बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए आज दे रहा हूं और 2 लाख रुपए 1 साल के बाद दे रहा हूं, तो आपको लगता है कि ठीक है यार, और ये पर्सन थोड़ा सा क्रेडिट वर्दी, आपको लगता है कि यार हाँ यार, ये बंदा तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला, इसने तो पासपोर्ट ही नहीं बनवाया है और हेल्थ वेल्थ भी सही है, इसको तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, और इसका तो टर्म इंश्योरेंस भी है, अगर होगा तो भी मेरे को पैसा मिल जाएगा, तो आप बोलोगे मुझे 2 लाख दे देना। तो व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड, क्या वो पैसा था या वो सिक्योरिटी था? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो होता क्या है, ऐसे ही जो बिल्स होते हैं, आप क्या होता है, जो कोई बड़ी कंपनीज डील करते हैं, आपको पता ही होगा ये लोग क्रेडिट पे बहुत लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस ने अदानी ग्रुप को कोई एक फैसिलिटी ऑफर की, तो अदानी ने, और उनका बिल बना 1,000 करोड़ रुपए का, तो अदानी ने बोला कि गुड यार, 1,000 करोड़ रुपए का बिल है, मैं आपको 200 करोड़ रुपए अभी दे देता हूं, 6 महीने बाद के लिए मैं आपको एक चेक देता हूं, या मैं आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट देता हूं जो ये कहता है कि 6 महीने बाद यू कैन टेक दोस 800 करोड़ रुपीज, आप ये बैंक में अपने लगा देंगे तो आपको 800 करोड़ रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे। रिलायंस बोलता है कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे 200 करोड़ रुपए दे दिए, बट 800 करोड़ रुपए अब मेरे को क्या है, नया प्लांट खोलना है अपना, ठीक है, तो नया प्लांट खोलना है तो मेरे को वो 800 करोड़ रुपए मेरे को अभी लगेंगे सर। तो
रिलायंस क्या करेगा, वो बिल को लेके बैंक के पास आएगा। वो आया एसबीआई के पास और एसबीआई को बोलता है कि बॉस ये मेरा बिल है 800 करोड़ रुपए का, अडानी ग्रुप का है, बिल की आप कंफर्मेशन देख लो, बिल को आप पूरा वेरीफाई कर लो, ये बताओ 6 महीने बाद 800 करोड़ रुपए हैं, आज मुझे आप कितना पैसा दे दोगे। तो बैंक उसको बोलेगा कि ठीक है यार, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई कैन वेट 6 मंथ, मेरे में पेशेंस है, मेरे को ऐसे पैसे का वो नहीं है। बिल को वो वेरीफाई करेगा और बिल के बाद वो बोलेगा कि एक काम करो, 10% मैं इसका काट लूंगा, आपको 90% दे दूंगा या मैं 95% आपको दे दूंगा। तो रिलायंस बोलेगा कि ठीक है यार, मैं आज ये पैसा ले लेता हूं, बिकॉज 95% आज ले रहा हूं तो 6 महीने में तो मैं इस पैसे को 1.5 टाइम्स करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, या मेरा प्लान इतना अच्छा है कि वो कर देगा। तो दिस इज द बेसिक अंडरलाइंग कंसेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, कि भाई एक फ्यूचर डेट का अगर कोई बिल हो तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या फिर आप आके उनको बोल सकते हो कि इस बिल को आज आप मुझसे खरीद लो एंड यू पे दैट मनी टू मी। तो ये होता है बिल डिस्काउंटिंग। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस कुछ नहीं होता, स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट। जैसे कि मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिलायंस बोले कि मैं अपने हर एम्प्लॉय को कार गिफ्ट करूंगा, एम्प्लॉय की कैटेगरी ये है तो उसकी कार का ये लेवल रहेगा, एम्प्लॉय की कैटेगरी दूसरी है तो उसको एक छोटी कार दूंगा तो उसका ये लेवल रहेगा। सीटीसी का पार्ट रहेगा, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सिविल, मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसका आप लोन पास कर दोगे। अब ये स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट हो गई, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक ओवरऑल पूरी टीम बैठेगी, उसको बनाएगी। ये बहुत लेमन बेसिक एग्जांपल है और वैसे इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को अगर हम ऑफर करना चाहते हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है रिटेल प्रोडक्ट से, उसके जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसके जो नॉर्म्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो हम स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस पे जाते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट, पैसा बाहर भेजना हो तो उसके लिए जो क्रेडिट होता है, और फैक्टरिंग, ये भी बिल डिस्काउंटिंग जैसा ही होता है कि एक थर्ड पार्टी फैक्टरिंग एजेंसी होती है जो कि वही बिल आपके जो रिसीवेबल्स होते हैं, बिल के अलावा जो भी आपके रिसीवेबल्स होंगे उनको वो अपने पास रख लेता है कि ये पैसा इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी आप मुझे दोगे, और आपको उसी समय वो पैसा दे देता है। ये होता है। इसके अलावा हमारे और कुछ नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज आप देखते होंगे ना कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, तो बैंक गारंटी होती है। मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आए और बोले कि यार मैं 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा हूं एंड मेरा नेटवर्थ इतना है, बट वो बोल रहे हैं कि बैंक की गारंटी चाहिए हमको, कि बैंक गारंटी दे कि हाँ भाई आप ये फुलफिल कर पाओगे, और मेरी आपके पास 10 करोड़ रुपए की एफडी है, अब मैं एफडी तोड़ना नहीं चाह रहा, उस पर तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे गारंटी दे दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है बिल्कुल, मैं आपकी उस एफडी को लियन मार्क कर दूंगा, अपने पास रख लूंगा, उस पर मतलब उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपकी बैंक गारंटी वैलिड रहेगी तब तक। एंड मैं एक पेपर पे लिख के, एक प्रॉपर पेपर पे लिख के उनको दे दूंगा कि हम इन पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी लेते हैं, एंड कल को अगर कोई भी दिक्कत होती है और गवर्नमेंट हमें मैसेज करके बोलती है कि इसकी गारंटी रिवोक कर दो, ये पैसा हमें दे दो, तो हम विदाउट कोई क्वेश्चन किए ये पैसा आपको दे देंगे। तो बंदा बोलता है ठीक है। अब कल को, और इसका बैंक कुछ पैसा चार्ज करता है क्योंकि बैंक एक आपके अगेंस्ट आप भरोसा मतलब वाली बात हो रही है, तो बैंक यहाँ पर भरोसा क्या है कि यहाँ कुछ बिजनेस में कुछ भरोसा नहीं है, बिजनेस में पैसा ही वो है, तो वह पैसा बैंक उसका इसका जो अपना ब्रोकरेज या अपनी सर्विस फी है वो चार्ज करेगा, बोलेगा कि ठीक है 10 करोड़ की दे रहा हूं तो 1 लाख रुपए आपको मुझे ऐसा सर्विस फी देना पड़ेगा। तो बंदा बोलेगा बिल्कुल, बैंक गारंटी आपने दे दी, सब कुछ सही चला तो वेल एंड गुड, वो गारंटी अपने आप लैप्स हो जाएगी। लैप्स नहीं हुई, अगर रिवोक हो गई, देन यू विल हैव टू पे दैट, एंड देन फिर आप उसके एफडी से वो पैसा रिकवर कर लोगे। ये बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट सेम होता है, बट लेटर ऑफ क्रेडिट यूजुअली जो एक्सपोर्ट वाले और इंपोर्ट वाले फॉरेन उसमें होता है वो ये होता है, जहां बैंक एक पेपर पे लिख के दे देता है और ये कहता है कि हाँ भाई आपका जो ये बंदा है, ये जो एक्सपोर्टर है या जो इंपोर्टर है, वी गारंटी दैट आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये रहेगा कलेक्शन ऑफ बिल एंड डॉक्यूमेंट्स, यही सेम काम जब आपका जो फॉरेक्स में डीलिंग होती है वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट बैंक कलेक्ट करके वो फिर स्कैन करके एक पर्टिकुलर उनके ट्रेड फाइनेंसिंग उनको कॉर्पोरेशन को भेजता है, वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सर्विसेज भी वो होलसेल कंपनीज के लिए ऑफर की जाती है। अब कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई कंपनी कैश में बहुत ज़्यादा डील करती है, जैसे जो सुपर मार्केट्स हो गए और वो हो गए, ये अगर कैश में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, पेट्रोल पंप्स हो गए, तो उनको लिए कैश मैनेजमेंट सर्विस देता है। चैनल फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, चैनल मतलब सप्लाई चेन जो आपका पूरा हो गया उसकी पूरी फाइनेंसिंग को बैंक देखता है। आरटीजीएस जो बड़े बड़े पेमेंट का सेटलमेंट होता है वो हो गया। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, मान लीजिए एचडीएफसी हर साल, या फिर एचडीएफसी तो चलिए खुद एक बैंक हो गया, रिलायंस हर साल 1000 लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो 1000 लोगों के पूरे सैलरी अकाउंट खोलना, उनको पूरा मेंटेन करना, ये सारा काम की सर्विसेज वो देता है। सिंडिकेशन सर्विसेज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 कंपनियां मिलके एक चीज करने के लिए आए, फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड के लिए वैक्सीन बनाना है, 4 बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं एक साथ और बोलती है कि हम मिलकर वैक्सीन बनाएंगे, वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च में 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे, वो आते हैं किसी बैंक के पास, एचडीएफसी के पास, कि आप हमें मुझे पैसा दे दो। तो अब 4 लोग एक साथ मिलके आए हैं, उनके जो पूरे पेपर वर्क होगा वो एक सिंडिकेट बन गया है, उसकी कैसे फाइनेंसिंग होगी, किसका कितना एसेट्स को मॉर्टगेज किया जाएगा, कैसे पैसा दिया जाएगा, इस टाइप की सर्विसेज भी ऑफर होती हैं। फॉरेक्स और मनी मार्केट, मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो उसके लिए डेस्क टाइप की, मतलब एक
आप ये जैसे कॉन्सियरेज डेस्क होता है कि आपका काम कर देने के लिए, कि ये काम आप खुद भी कर सकते हो बट अब ये काम बहुत ज्यादा करते हो, तो आपके डे टू डे काम के लिए जो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वही सेम डेरिवेटिव्स डेस्क, एम्प्लॉय के ट्रस्ट हो गए, टैक्स का कलेक्शन जो होता है, बैंक कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट पब्लिक इशू, जो राइट्स ऑफ पब्लिक इशू होते हैं उसके लिए बैंक वो कर सकते हैं। एनईएफटी जो छोटा पेमेंट ट्रांसफर करना है वो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, सैलरी अगर एक साथ भेजना है इतने सारे लोगों को तो जो एक बार में पूरा पैसा जाएगा, बल्क एनईएफटी आरटीजीएस होगा, जो बल्क बिल पेमेंट होंगे, इस तरीके की सर्विसेज होती हैं, ये भी ऑफर की जाती हैं इसके अंदर। अब इंटरनेट बैंकिंग की कुछ सर्विसेज है, जैसे पेमेंट गेटवे सर्विस। मान लीजिए कि कोई, आपने ये सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखा होगा, एसबीआई का एक एसबीआई कलेक्ट करके प्लेटफॉर्म है, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उन्होंने उनके साथ टाई अप करके रखा हुआ है, एंड आप उस पर जाके वो कॉलेज सेलेक्ट करके, फी सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली सब आ जाता है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो एसबीआई अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उस पर वो एक बहुत नॉमिनल चार्ज करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस उसको बहुत पैसा मिलता है उससे। तो पेमेंट गेटवे सर्विस ऑफर करते हैं। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, जो कॉर्पोरेट्स है उनको एक इंटरनेट बैंकिंग, उनकी स्पेशलाइज नीड होती है कि हो सकता है उनका जो फाइनेंस का हेड हो उसको सुपरवाइजरी सुपर यूजर की पावर चाहिए हो कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है। इस तरीके की स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट वाली बैंकिंग होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया। सप्लाई चेन पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप्स होती हैं ये सप्लाई चेन की, कि भाई कौन से वेंडर को कहाँ कब क्या पेमेंट होगा, इसको पूरा हैंडल करने के लिए बैंक से सर्विसेज उनको ऑफर करता है। अब इंटरनेशनल बैंकिंग की बात करते हैं। अभी तक तो रिटेल होलसेल देख लिया, अब इंटरनेशनल बैंकिंग। बैंकिंग सर्विसेज दैट एड्रेस द नीड ऑफ द क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमी इज कॉल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग। जो भी इंडिया और उसकी अलग किसी कंट्री के साथ डीलिंग होगा, चाहे वो नेपाल और भूटान क्यों ना हो या फिर यूएस और यूके क्यों ना हो, इस तरीके की कोई भी डीलिंग होगी तो उस तरीके की डीलिंग को हम इंटरनेशनल बैंकिंग के अंडर बात करेंगे उसकी। बैंकिंग प्रोडक्ट्स आर क्यूरेटेड, अगेन जो पूरे हैं वो उसके कस्टमाइज किए गए हैं, कस्टमाइज समझिए इसको, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। मेनली यही लोग उस सर्विसेज को यूज करते हैं, बाकी नॉर्मल इंसान भी करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कोई कजन हुए या आपके कोई भाई बहन हुए, कोई बाहर पढ़ रहा है, तो उस बाहर पढ़ रहा है तो उसकी जो फी का पेमेंट अगर आप यहां से करेंगे, या आपने कोई इंडिया से लोन लिया हुआ है, तो ये जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उनके कॉलेज के अकाउंट में, वो भी इंटरनेशनल बैंकिंग के अंडर ही आता है। अब एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग। अब देखिए, अगर आपको कुछ शिप करना है, आप कुछ बनाते हैं, आप मान लीजिए कांच के छोटे छोटे अच्छे अच्छे ग्लास बनाते हैं, एंड एकदम से आपको एक अच्छा सा ऑर्डर आया कि यार ये इंटरनेशनली शिप करना है एंड मेरे को 1 लाख ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है। अब ये ऑर्डर आपके पास ऑन पेपर आ गया, कंपनी ने पूरा सील साइन लगा के, कोई रेप्यूटेड कंपनी ने ऑर्डर दे दिया, तो अब आप बैंक के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर मेरी कैपेसिटी जो सिर्फ 10,000 ग्लास बनाने की है, आप अगर मुझे इसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग दोगे तो मैं 1 लाख ग्लास बना पाऊंगा, यहां पर पैसा भेज पाऊंगा। तो बैंक आपको उसके लिए पैसा देगा, तो वो क्या कहेगा, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। ये प्री शिपमेंट फाइनेंस दोनों चीजों के लिए होता है, मैन्युफैक्चर के लिए भी होता है, नाम क्योंकि पैकिंग क्रेडिट है तो कई बार ये लगता है कि पैकेजिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, उसके लिए भी होता है। जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी पैसा लग रहा है, जो भी आपको नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, आपको इतनी ज्यादा उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, लोग हायर करने पड़ेंगे, तो उस तरीके के जो आपके कॉस्ट आ रहे हैं उनकी भी फाइनेंसिंग बैंक करता है। ये INR और फॉरेन करेंसी दोनों में फाइनेंसिंग होती है। एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन, भाई जो बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट था वो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में आप अप्लाई कर दो, एंड वहां पर क्या होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो हमने बोला था, बैंक गारंटी का जो दूसरा फॉर्म था लेटर ऑफ क्रेडिट, कि कोई इंटरनेशनल बैंक ने एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है कि हाँ भाई ये अगर एक्सपोर्टर है, ये अगर आपने जिसने ये इंपोर्टर ने आपको पैसा अगर नहीं भेजा, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्टर के बैंक ने बोला कि इन्होंने अगर पैसा नहीं भेजा तो वी टेक द गारंटी, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो इस बिल का जो नेगोशिएशन होगा कि भाई ये जो बिल रहेगा इसको कब रिडीम करना है, सारे पेपर सही है कि नहीं, ये जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक चेक करेगा, उसको हम एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन बोलेंगे। यही सेम चीज जहां लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं है, वहां सामने वाला इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है कि उसको लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहां पर परचेस और डिस्काउंटिंग आ जाएगा। परचेस और डिस्काउंटिंग का सेम कंसेप्ट, 6 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, आज बताओ कितना पैसा दोगे, ये होता है। एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन, अब बिल कलेक्शन देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि होता क्या है, नॉर्मली आप कहीं नॉर्मल मार्केट में खरीद बिक्री में जाओ तो क्या होता है, आप सीधे वहां गए, आपने पेमेंट किया, उन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया, उसका इनवॉइस दिया, आप घर आ गए, ये हुआ। नॉर्मल अगर आप बिजनेस डीलिंग में देखो तो आप किसी कंपनी के पास जाओ, आपने उनको बिल दिया, उन्होंने बोला कि हम आपको 6 महीने में पेमेंट करेंगे, आप बिल लेके घर आ गए, बिल से आपको या तो अपने बैंक को दे दिया, उसको आज बिल डिस्काउंटिंग करवा के आज फाइनेंसिंग करवा लिया। यहां क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो इंपोर्टर के और एक्सपोर्टर के होते हैं, जो एक दूसरे को भेजे जाने होते हैं,
तो वो डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं भेजते, दे गो टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, और वो डील करते हैं उनके बिहाफ में। तो जो बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एयरवे हो गया, आपके जितने भी एक्सपोर्ट कस्टम रिलेटेड जो पेपर हो गए, जितने भी फॉर्म्स हो गए, डिफरेंट हर कंट्री के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनकी जो डीलिंग होती है वो यहाँ पर बैंक्स हेल्प करता है, और उसके लिए वो एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन की सर्विस ऑफर करता है। फॉर एक्सपोर्टर्स बैंक सेंड्स एंड रिसीव्स द डॉक्यूमेंट फ्रॉम इंपोर्टर बैंक, ये होता है। रूपी एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल्स। अब भाई एक्सपोर्ट के जो भी बिल हैं वो अगर आईएनआर में होंगे, इंडियन नेशनल रूपी में उनका सेटलमेंट होगा या वो दिए जाएंगे, तो उनको हम रूपी एडवांस कहेंगे। बैंक गारंटीज, सिमिलर कंसेप्ट जो हम पहले भी देख चुके हैं, फॉर अप्रूव्ड पर्पसेस एंड इन फॉरेन करेंसीज। बस डिफरेंट क्या है कि वैसे नॉर्मली आईएनआर में होता है या फॉरेन करेंसी में भी हो जाता है। एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवाइजिंग एंड कंफर्मेशन। देखो एडवाइजिंग क्या होता है कि कोई क्रेडिट को इशू करना है, अगर मान लो आप मेरे पास कोई लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के आए और बोलो कि भाई चेक कर देना कि ये असली है कि नहीं, तो ये एडवाइजिंग और कंफर्मेशन का पार्ट होता है। चेकिंग द जेन्युइननेस ऑफ द एलसी एंड मेकिंग पेमेंट। कंफर्मेशन मतलब मेकिंग पेमेंट और एडवाइजिंग मतलब जेन्युइननेस चेक करना। कोई इंसान आपसे सर्विसेज भी ले सकता है, आप एक नॉमिनल फी के लिए उसको सर्विस ऑफर कर सकते हो, ये है। सप्लायर्स क्रेडिट। अब मान लीजिए आपके इंपोर्टर को कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो अब आप इंपोर्टर का आप बोलो कि यार एक काम करो, पैसा मुझसे ही ले लो ना, एक्सपोर्टर बैंक बहुत स्ट्रांग है, बोले कि एक्सपोर्टर को बोले कि पैसा हमसे ही ले लो इस चीज का, तो इसको सप्लायर क्रेडिट के अंदर हम बात करते हैं। अब इंपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, भाई बस वो रिवर्स हो जाता है यहां पर रोल। इंपोर्ट कलेक्शन बिल सर्विसेज, डॉक्यूमेंट वही सेम, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड रेमिटेंस ऑफ पेमेंट। डॉक्यूमेंट को मंगाना, पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखना, अपने पास देखना, उनकी जेन्युइननेस वेरीफाई करना, चेक करना कि वो सारी चीजें से सारे नॉर्म से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और फाइनली पेमेंट करना। डायरेक्ट इंपोर्ट बिल्स। अब अगर डायरेक्टली सोर्स्ड इंपोर्ट बिल है कि भाई ये इसके थ्रू सोर्स नहीं हुए, उन्होंने अपने ही लेवल पे उसको सोर्स कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है, वो बिल लेके आए और आपको बिल की जेन्युइननेस वेरीफाई करना है, बैंक्स के थ्रू नहीं आया है, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। यहां थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डील कर रहा है, तो इंपोर्टर कैसा भी हो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली किसी अपनी कंट्री की बॉडी से रेगुलेटेड होता है, तो यहां सेफ्टी थोड़ी ज्यादा होती है, या हल्का सा रिस्क ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली चार्जेस भी यहां ज्यादा होते हैं। एडवांस पेमेंट्स, एडवाइजरी प्लस रेमिटेंस। भाई एडवांस पेमेंट्स में एडवाइजरी भी देते हैं और पैसा रेमिट भी करते हैं। इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट्स ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर्स। जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं इंपोर्टर्स के बिहाफ में, उन लेटर्स को देखना, एडवाइस करना, कंफर्मेशन करना या फिर इशू करना, ये वाले काम वो करते हैं। इशू तो यूजुअली नहीं करते इंपोर्ट वाले, अगर वो होते हैं, पर उनकी एडवाइजरी और कंफर्मेशन। बायर्स एंड सप्लायर्स क्रेडिट, ऑफशोर फाइनेंसिंग ऑप्शन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंपोर्टर। अगर इंपोर्टर बोले कि बॉस आपने जो मुझसे मंगाया, ये बोला है कि ये चीज मेरे को चाहिए, बट इतना हैंडल करने के लिए आई डू नॉट हैव इनफ मनी, तो क्या उसका कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा? तो बैंक बोलेंगे बिल्कुल मिल जाएगा, एंड वो उसको इसके अंडर देंगे। एंड बैंक गारंटी अगेन इन फॉरेन करेंसी, जैसा एक्सपोर्टर में था वैसे इंपोर्टर के केस में था। रेमिटेंस, एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। भाई अब आपने उनको इंपोर्ट सर्विसेज के लिए इंपोर्टर को दे दी, एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विस उनको दे दी, अब पैसा भी तो लेन देन करोगे, तो इस तरीके से ये भी सर्विसेज इंटरनेशनल बैंकिंग ऑफर करता है। एक होता है एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट, स्पेशलाइज अकाउंट जहां पर आप एक्सचेंज के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, वो सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। रिसीट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, बाहर से अगर कोई भी पैसा आ रहा है तो उसको कहां रिसीव करेंगे? ऑथराइज डीलर ब्रांचेस रिसीव करेंगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो फैसिलिटी भी देते हैं। और आउटवर्ड रेमिटेंस जो हम बात कर रहे थे, अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर पढ़ रहा हो या बाहर रह रहा हो, उसको अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं, तो आरबीआई की एक स्कीम होती है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके अकॉर्डिंग हर लिमिट अलग अलग रहती है, लेकिन अराउंड $250,000 $200,000 मतलब 2 लाख से $2.5 लाख आप साल में उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये इसके अंडर आता है, इंटरनेशनल बैंकिंग के अंडर। अब इन जो हमारी रिटेल बैंकिंग हो गई, होलसेल बैंकिंग हो गई और इंटरनेशनल बैंकिंग हो गई, जब ये तीनों को हम मर्ज कर देते हैं तो एक जो बड़ा हमारा सेट बनता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ऑल द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। रिसेंटली एक ऐप आई है टाटा न्यू, NEU करके, उस ऐप को लोग सुपर ऐप बोलते हैं। अब भाई सुपर ऐप क्या होता है? एक सिंगल ऐप जो आपको सारी चीजें करने देगी उस कंपनी के। यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल ऐप्स। आप ग्रोसरीज उससे ऑर्डर कर सकते हो, विस्तारा की फ्लाइट उससे बुक कर सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, ताज के होटल्स बुक कर सकते हो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। उसी तरीके से ऑल द बैंकिंग नीड्स अंडर वन रूफ कम्स अंडर यूनिवर्सल बैंकिंग। यहां पर आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्रेडिट ऑप्शंस सब एक ही रूप में मिलेंगे। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का फायदा। अब देखिए, अगर एक कस्टमर हमारे पास आता है, अगर आप एक बैंकर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आप क्या रियलाइज करेंगे कि एक कस्टमर आपके पास आया एंड देन व्हाट यू कैन डू इज
उस कस्टमर को आप एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट ऑफर करें। प्रोडक्ट ऑफर करने के बाद आप अपने और प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, आप उनको और प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हैं जिनकी आपको लगता है उनको रिक्वायरमेंट है। और कस्टमर के लिए इसमें क्या फायदा, कस्टमर के लिए ये फायदा कि उसको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, उसने अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, उसने अपना इंश्योरेंस भी करवा लिया, उसने अपनी एफडी भी करवा ली, बैंकिंग रिलेटेड नीड्स भी करवा ली, पैसा ट्रांसमिट भी कर दिया, तो उसकी 5 in 1 सारी नीड्स यहां पर हो गई। और आपने देखा ही होगा जब आप नॉर्मल किराने की दुकान पर खरीदने के लिए जाते हैं किराना, तो आप वहां से 4 चीजें खरीद के आते हैं, बट यही अगर आप कोई बहुत बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप वहां से 4 की जगह 10 चीजें खरीद के आते हैं। इसी कंसेप्ट को बैंक्स चाहते हैं कि एक कस्टमर आए तो इंस्टेड ऑफ अवेलिंग 4 सर्विसेज वो वहां 10 सर्विसेज आके वो अवेल करे। अब बैंक्स के लिए यहां बेनिफिट क्या है, अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स, और कस्टमर के लिए वन स्टॉप शॉप कि एक बार आऊं, मेरा टाइम भी बच जाए, टाइम इज मनी, तो उसका टाइम बच रहा है तो टेक्निकली उसका पैसा भी बच रहा है, तो उसके लिए वन स्टॉप शॉप। अब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी रिसीट की। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए शेयर खरीदना है एप्पल का, अल्फाबेट कंपनी जो है उसकी जो ओन करती है, गूगल को जो कंपनी ओन करती है उसका आपको शेयर खरीदना है अल्फाबेट कंपनी का, और आपको एप्पल का शेयर खरीदना है। अब आपको ये लगता है कि यार ये शेयर खरीदने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं यूएस चला जाता हूं, वहां का ले लेता हूं, वहां पर सेटल हो जाता हूं, वहां के जो भी रेगुलेटर है उनके साथ रजिस्टर करता हूं, या फिर यहीं से अगर कोई पॉसिबिलिटी हो रजिस्ट्रेशन की तो वहां रजिस्टर करता हूं, एंड देन मैं शेयर खरीद लेता हूं, विच इज अ गुड ऑप्शन, बट इट्स एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है डिपॉजिटरी रिसीट, जो कि क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड बाय अ बैंक। एक बैंक फाइनेंशियल एंटिटी इशू करता है विच रिप्रेजेंट्स द शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी, जैसे कि अल्फाबेट हो गई, गूगल हो गई, एप्पल हो गए, उनका शेयर, एंड ट्रेडेड ऑन द लोकल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री का, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट। अब इसमें जो कई की टर्म्स हैं, एक सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म जो हम कहेंगे वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब भाई नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, मतलब यू आर एबल टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स। आपका चेक होता है उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। वो चेक से जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसे निकालो, जो विड्रॉवल स्लिप होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होती है। जब अगर आप आओगे बैंक में पैसा निकालने के लिए आओगे और विड्रॉवल स्लिप भर के पैसा निकालोगे, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक द मनी, विड्रॉ द मनी इफ समवन एल्स वांट्स टू विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम योर अकाउंट। जैसे कि अगर आप अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, किसी को भी आप वो विड्रॉल स्लिप भर के दे दो और बोलो बैंक चले जाना और मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना, इट विल नॉट बी अलाउड। बट अगर आप उनको एक चेक भर के देते हैं, उनका नाम लिख के देते हैं, प्रॉपर चीजें करके देते हैं, तो दे विल बी अलाउड टू विड्रॉ द फंड्स। तो वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया, और जो विड्रॉल स्लिप हो गई वो नॉन नेगोशिएबल हो गई। वैसे ही यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है डिपॉजिटरी रिसीट्स। दिस अलाउज द लोकल इन्वेस्टर्स टू होल्ड शेयर इन अ फॉरेन कंपनी and it is an alternate way to buy shares of foreign companies. और भी तरीके होते हैं, but this is one of the way to buy shares. The bank purchases share of the foreign company and resells them through depository receipt. होता क्या है कि बैंक क्या करेगा, 100 शेयर खरीद लेगा एप्पल के, आपके जैसे 100 लोग आएंगे और एक एक शेयर खरीदना चाहेंगे तो बैंक उनको बेच देगा। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो हम आगे देखेंगे। इवन जो आईपीओस, मान लीजिए कि कोई कंपनी पहली बार ऑफर कर रही है, मान लीजिए कोई आपको लगता है आप किसी एयरबीएनबी को फॉलो करते हैं और एयरबीएनबी ने मान लीजिए अपना आईपीओ निकाला और आपको लगता है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, तो आप उसको, और वो डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो आप उसको खरीद सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे ही। दे कैन बी ट्रेडेड पब्लिकली और ओवर द काउंटर। पब्लिकली भी ट्रेड कर सकते हो आप स्टॉक एक्सचेंज में, या ओवर द काउंटर ट्रेड भी आप इसमें कर सकते हो। इनके राइट्स होते हैं, अब देखिए शेयर होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं जो हम आगे सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे क्या राइट होते हैं, जो प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं, रेगुलर शेयर्स क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। तो इनके राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, मान लो एक नॉर्मल इंसान यूएस में शेयर खरीद रहा है और आप यहां से शेयर खरीद रहे हो, इनके राइट सिमिलर रहते हैं। अब इनका एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज हो गया कि विदाउट फॉरेन कंट्री में रजिस्टर किए हुए आप शेयर खरीद सकते हो, कोई वहां का हैसल आपको इन्वॉल्व नहीं है, आप इंडिया में बैठे बैठे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। दे ऑल्सो अलाउ यू टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। आपका जो भी इन्वेस्ट है वो, हम अपने कस्टमर को क्या एडवाइस करते हैं कि भाई जो एफडी कराने आता है, हम उसको हर बार एक बात ये बोलते हैं कि अगर 1 लाख की एफडी करा रहे हो तो 1 लाख की एफडी मत कराओ, 50 की एफडी करा लो, 30 के शेयर खरीद लो, 20 का म्यूचुअल फंड करा लो। इस तरीके की हम उनको एडवाइस देते हैं ना, क्यों, जिससे बैंक का फायदा हो। नहीं, दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट द अनदर रीजन इज कि हमारी जो पोर्टफोलियो होता है, जो पूरी बास्केट होती है, वो उसमें अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि कई जगह आपको कम रिटर्न मिलेगा, कई जगह आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कोई लो रिस्क रहेगा, कोई हाई रिस्क रहेगा। तो जो ओवरऑल आपका रिटर्न बनेगा उसमें दोनों चीज, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो जाएगा, उसमें हाई रिटर्न भी रहेगा और ओवरऑल रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा।
तो इसीलिए वो एक इन्वेस्टर को अलाउ करता है, अगर वो इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंटरनेशनली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू कर सकता है। एंड इट इज मोर कन्वीनियंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप वहां जाकर रजिस्टर करो, डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, तो उससे काफी आपको सस्ता पड़ता है। अब ये मेनली दो टाइप की होती हैं। पहला अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अब क्योंकि कंट्री सबसे पहली थी जिसने डिपॉजिटरी रिसीट निकाला, यूएसए ने, तो इसीलिए उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी नॉन यूएस, जैसे इंडिया की कंपनी हो सकती है, या फिर कोई बाहर की यूके की कंपनी हो सकती है, रशिया की कंपनी हो सकती है, चाइना की कंपनी हो सकती है, एंड ट्रेडेड ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो यूएस का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नैस्डैक हो गया, इस पे वो ट्रेड करती है वो कंपनी, वहां पर उसके शेयर्स डिपॉजिटरी रिसीट रहते हैं। एंड वो शेयर किसके होते हैं? फॉरेन कंपनी के। इट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। भाई उसकी जो वैल्यू होगी, अगर इंडिया में मान लो 100 रुपए का उसका शेयर है, तो उसकी वैल्यू वहां अप्रोप्रिएटली जो भी यूएस डॉलर में होगी कन्वर्जन के बाद वो होगी। द डिविडेंड्स आर ऑल्सो पेड इन यूएस डॉलर। अब भाई अगर 100 रुपए पे वो 10 रुपए डिविडेंड दे रही है, जो कि उसका प्रॉफिट शेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो बाहर जो शेयरिंग होगी वो कुछ सेंट्स का देगी, वो उनको इंडियन रुपीज में नहीं देगी, वो उनको उसमें यूएसडी में कन्वर्ट करके देगी। एंड इट इज इशूड बाय द यूएस बैंक्स। वो यहाँ के शेयर्स खरीदेंगे और फिर वो इशू करेंगे। अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं आपके बात कर रहा था, द शेयर्स रिप्रेजेंटेड कैन बी ए फ्रैक्शन टू मल्टीपल। इंडिया में अगर आप शेयर खरीदते हो, आप एमआरएफ का शेयर खरीदना चाहते हो और उसका शेयर मान लो 75,000 से 85,000 तक का है, 75,000 से 80,000 तक का शेयर है, तो एक शेयर खरीदने में ही आपको मजा आ जाएगा, पर्सनल लोन लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक शेयर खरीदने में ही हालत खराब हो जाएगी। बट बोलो कि यार मैं 7,500 रुपए का नहीं खरीद सकता क्या 10%, तो आप डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में खरीद सकते हो। ठीक है, आप इंडिया का शेयर इंडिया में डिपॉजिटरी रिसीट के फॉर्म में नहीं खरीद सकते, लेकिन आप एप्पल का शेयर मान लो अगर है, या अमेजॉन का शेयर है, अगर उसकी वैल्यू $2,000 है, $2,000 है, तो आप उसका जो शेयर है खरीदोगे, वो आप शेयर उसको नॉमिनल फ्रैक्शनल फॉर्मेट में खरीद सकते हो। आप कितना क्या फ्रैक्शन होता है वो डिपॉजिटरी रिसीट, उसका जो बैंक होता है, इशूइंग बैंक होता है, वो वहां से डिसाइड होता है। वैसे ही अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं, वो ये रहती हैं कि जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट थी, यहां पर डिफरेंस क्या है, एडीआर के जैसा बिल्कुल सेम है, बट लिस्टेड इन 2 और मोर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि रिलायंस, मेरा फेवरेट एग्जांपल, रिलायंस की अगर शेयर है वो अमेरिकन यूएस जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी लिस्टेड है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो उसको हम जीडीआर कहेंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट रहेंगे। वहां के बैंक्स ने खरीदा हुआ है वो, यहाँ लंदन वाले बैंक ने खरीदा होगा, और वहां पर जो खरीदा होगा वो यूएस वाले किसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदा होगा। इसका एग्जांपल हो गया यूएस मार्केट जो हमने देखा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और यूके मार्केट, 2 मार्केट का एग्जांपल हो गया। इसका डिनोमिनेशन डिपेंडिंग ऑन कहां लिस्टेड है उस पर होगा, यूएसडी में भी हो सकता है या फिर यूरोज में भी हो सकता है। देन अगेन शेयर्स यहां पर फ्रैक्शन टू मल्टीपल ये रिप्रेजेंट होते हैं यहां पर। अब इंडिया में क्या कुछ ऐसा सिस्टम अवेलेबल है क्या बाहर के लोगों के लिए? तो एक होता है पार्टिसिपेटरी नोट, जिसको अगर आप फैंसी टर्म्स में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कह सकते हो कि भाई ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ऑफशोर क्यों? क्योंकि फॉरेन, ये इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये ऑफशोर हो गया। डेरिवेटिव बिकॉज इट डिराइव्स ए वैल्यू, वैल्यू कहां से डिराइव कर रहा है? तो एंटिटीज विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, मतलब इंडियन कंपनीज के उससे वैल्यू डिराइव कर रहा है, तो डेरिवेटिव हो गया। और इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ऐसा कोई पेपर है जिसको आप वो कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो या फिर रख सकते हो अपने पास, तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एंटिटीज विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज बट डू नॉट वांट टू रजिस्टर विद सेबी। वो इंडियन कंपनी से चीजें करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू रजिस्टर विद सेबी फॉर वट एवर रीजंस, कि भाई वो थोड़ा एनोनिमस रहना चाहते हैं, वो फी नहीं देना चाहते। अब द रियल ओनर ऑफ द स्टॉक इज नॉट रिवील्ड, जैसे बिटकॉइन में पता नहीं चलता ना कि कौन रियल ओनर है, वैसे यहाँ पर रियल ओनर ऑफ द स्टॉक इज नॉट रिवील्ड। हमको नहीं पता कि 10% रिलायंस मान लो अगर इसके थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू के कोई होल्ड करता है तो कौन होल्ड करता है। लहरी कमेटी जो आरबीआई की कमेटी थी, उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेटरी नोट सिर्फ उनको, इसमें भी केवाईसी नॉर्म्स होने चाहिए, सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटीज को इशू होना चाहिए, ट्रांसफर सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटीज को होना चाहिए, और केवाईसी नॉर्म नो योर क्लाइंट, यहाँ पर कस्टमर की जगह नो योर क्लाइंट नॉर्म है, वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होने चाहिए, तो ही उनको ये चीज इशू की जाएगी। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू इशू पी नोट्स टू इंडियन नेशनल। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस में शेयर खरीदना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप सेबी से इजीली अपना होकर खरीद सकते हो, बट आप ये बताना नहीं चाहते, ठीक है, आप ये हिडन तरीके से करना चाहते हो। तो अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में रहता है या वो है, आप उनको बोल दो कि यार ये शेयर खरीद लो, मेरे नाम पे पैसा दे दो, और वो खरीद लेंगे। बट इसी तरीके की चीजों को कंट्रोल करने के लिए
इन पे एक रूल लगाया गया है कि जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये पी नोट को इंडियन नेशनल्स, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहां की सिटीजनशिप ले ली है, यहाँ की छोड़ दिए तो भी पीआईओ होते हैं, उन लोगों को, या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज जिनका मेजॉरिटी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एनआरआईज है, एनआरआई उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर की कोई कंपनी है, तो उसको भी आप इशू नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि जो ओनर है वो शेयर ओन नहीं करता है। यहाँ पर देखिए डिपॉजिटरी रिसीट में क्या हो रहा था कि शेयर होल्डर के राइट्स थे उसके पास, अगर कभी वोटिंग होगी, जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं उसमें वोटिंग होती है, उसमें वो वोट कर सकता है, उसके पास वो राइट्स रहते हैं। बट यहाँ पर कोई शेयर ओन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो शेयर ओन कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक रिसीट ओन कर रहा है कि भाई ये शेयर आज 100 रुपए का हमने लिया था, कल ये 120 का हो गया, तो 2 रुपए अपनी फीस काट के आपको 118 रुपए हम इसके दे देंगे, उसकी रिसीट ले जाओ अपने पास रख लो, ये होता है। एंड बिकॉज वो कोई शेयर ओन नहीं कर रहा, दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वोट पार्टिसिपेटरी नोट में और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में किन में आपको वोटिंग राइट मिलता है, ए बी, बोथ ए एंड बी और नीदर ऑफ ए एंड बी। तो अब आपको पता है कि पार्टिसिपेटरी नोट में उनको राइट नहीं मिलता, बट डिपॉजिटरी रिसीट्स में उनको वोटिंग राइट मिल जाता है शेयर होल्डर का। इस वीडियो में हमने देखा कि ओवरऑल बैंकिंग कितने टाइप की होती है, रिटेल बैंकिंग क्या होती है, होलसेल बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होती है, और इनका जो एक कॉम्बिनेशन है जो यूनिवर्सल बैंकिंग होती है वो क्या होती है, उसके सब सेगमेंट क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। उसके अलावा हमने समझा कि जो डिपॉजिटरी रिसीट है, जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो गई, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट हो गई, वो क्या होती हैं, पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट में वो क्या होता है, एंड उन लोगों में डिफरेंस क्या है, जैसे जो कि हम अभी रिसेंटली उसके बारे में बात कर रहे थे कि वोटिंग राइट्स किस में मिलते हैं, किस में नहीं मिलते हैं। अगर आप हमारे और ऑफरिंग्स चेक करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.magnetbrains.com। जब आप उस पर जाएंगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर हम हमारे आप सारे जो टॉप कोर्सेज हैं, जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, जेआईबी सीआईबी हो गया, आप उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जेआईबी सीआईबी पे क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे कोर्स ऑफरिंग यहां पर दिख जाएंगे। इसमें से जो भी आपको वीडियो देखना हो वो आप वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जेआईबी के वीडियो पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे कोर्स के जो यूएसपीज हैं, जो भी हमारे कोर्स के पॉइंट्स है, पॉइंटर्स है कि क्या हमारे कोर्स को यूनिक बनाता है, तो वो आप देख सकते हैं। नीचे आप यहां पर देखेंगे तो सारे जितने भी जो टॉपिक्स रहेंगे वो पेपर वाइज इनके अंडर आपको मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंट्स, इन दोनों में आप स्ट्रांग हो, लेकिन आप लीगल का कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप सिंपली यहां क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। Thank you for being with Magnet Brains. I will see you in the next video.